लास्ट क्लास हमने एसएफएम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर शुरू किया था विद इक्विटी या शेयर वैल्यूएशन। चैप्टर 2 के साथ हमने शुरू किया था लास्ट क्लास, आपको याद होगा। तो आज अपने यही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट कैरी फॉरवर्ड करने से पहले जिसमें हम नया नया कॉन्सेप्ट, नया नए सम्स को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक बार मेरे साथ साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। देखते हुए चलो, साथ में आपको ऐसे रट्टा कुछ नहीं मारना है, देख के चलो, रिवाइज करते हुए चलो, सब क्लियर रहेगा। सबसे पहले हमने प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस कर लिया था रिलायंस का शेयर प्राइस से, जो मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्राइस, व्हाट इज वैल्यू। प्राइस चेंज होते रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता जल्दी से, ये याद रखना, अनलेस कुछ फंडामेंटल चेंज हो जाए। वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था विद द एग्जांपल ऑफ अ लोन। तो वैल्यू क्या होती है, कोई भी एसेट का वैल्यू क्या होगा, उससे एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज आने वाले वो उसका पीवी करेंगे तो आज का उसका वैल्यू आएगा। सिमिलरली इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्ड करने से मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मिल सकते हैं, उसका अगर मैं पीवी कर लेता हूं आज के दिन, दैट इज इक्विटी शेयर का वैल्यू। दो तरीके से निकल सकता है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अर्निंग बेस्ड मॉडल। तो इस तरीके से एक एग्जांपल हमने देखा था, सिंगल पीरियड मॉडल जिसको बोले थे। आज डिविडेंड 1 साल बाद 2 रुपया मिलेगा, प्राइस 21 रुपए होगी 1 साल बाद, 15% का अपने को रिटर्न चाहिए। भैया आज का वैल्यू क्या होना चाहिए, 20 रुपए है, करेक्ट। और ये जो अपना 15% का रिटर्न था, ये इसको ब्रेक किए थे हमने। 15% का रिटर्न कैसे आया था, 10% था डिविडेंड के बेसिस पे और 5% था कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट इन प्राइस। प्राइस ग्रो करेगा, प्राइस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इस वजह से अपने को कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा 5% का, दोनों से 15% का फायदा है। 3 मॉडल्स लास्ट क्लास हमने देख लिया था। सबसे पहला सिंगल पीरियड मॉडल, अजम्पशन था कि डिविडेंड शेयर को आप 1 साल बाद बेच दोगे, यानी आज का वैल्यू क्या होगा, D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE। सिंगल पीरियड डिविडेंड मॉडल, 1 साल बाद बेच दिया। सेकेंड मॉडल हम गए थे कांस्टेंट ग्रोथ। अजम्पशन इसमें यह था कि आप शेयर कभी बेच ही नहीं रहे, अजम्पशन अब किया था शेयर आप कभी बेच ही नहीं रहे। सेकेंड मॉडल क्या आया था, कांस्टेंट ग्रोथ का। P0 या V0 आज का वैल्यू इज इक्वल टू D1 बाय KE अपॉन G, जिसमें G इज अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। कांस्टेंट रेट से आपका बढ़ता चला जाएगा, इसको हमने बोला कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। फिर थर्ड हम चले गए थे, अगर ये ग्रोथ रेट 0 हो जाए, माने हर साल आपको स्टेबल रेट से डिविडेंड मिल रहा है, सेम डिविडेंड मिल रहा है, अगर वो ग्रोथ रेट 0 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, G को 0 कर देना, यानी P0 या V0 इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G, तो G 0 हो गया तो D1 बाय KE। अब D1 D0 सब बराबर रह जाएगा क्योंकि इसमें एक ही डिविडेंड आने वाला है। फिर मैंने आपको बता दिया था D0 कब लेना है, D1 कब लेना है, वो ध्यान रखना। D1 नॉर्मली हम तब लेंगे जब क्वेश्चन ने बोला होगा एक्सपेक्टेड टू पे या नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड आएगी, तब D1 लेंगे। अगर ऐसा कुछ बोला होगा द कंपनी हैज पेड या पेज डिविडेंड, तो वो D0 ले लेंगे। कुछ नहीं बोला तो D1 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है, चलेगा। आ जाओ, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अपने आगे बिल्ड करते हैं और आगे लेके चलते हैं अपना डिस्कशन। चलो आ जाओ, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना, क्वेश्चन 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 को ध्यान से देखना। अकाई लिमिटेड्स लेटेस्ट एनुअल डिविडेंड 1.25 was paid yesterday. D0 की D1 was paid yesterday. D0 latest annual dividend 1.25 D0, और उसने मेंटेन किया अपना 7% का एनुअल ग्रोथ रेट, जो नॉर्मली अब तक लेता आया था। You plan to purchase the stock today because you believe that dividend growth rate will increase to 8% for the next 3 years. बोल रहा है कि तुम शेयर खरीद रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि इसका ग्रोथ रेट जो है वो 8% हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। एक तरफ बोलता है ग्रोथ रेट 7 है, एक तरफ बोलता है इट विल इंक्रीज टू 8% फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तुम कौन से ग्रोथ रेट को मानोगे? अब तक, अभी से पहले तक 7% था, अब के बाद 8% होगा, तुम किसको मानोगे? अपने मानेंगे ग्रोथ रेट 8%। क्यों भैया, 7% तो पास था ना, फ्यूचर चाहिए अपने को, तो नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ 8% होने वाला है, उसी को कंसिडर करेंगे 3 साल तक। एंड सेलिंग प्राइस विल बी 40 रुपीज एट द एंड ऑफ दैट टाइम, यानी 3 साल बाद के बाद जो प्राइस है वो 40 रुपीज हो जाएगी, करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड यू बी विलिंग टू पे फॉर द शेयर इफ यू रिक्वायर अ 12% रिटर्न।
कितना तुम शेयर के लिए आज देने वाले हो, अगर दे सकते हो, इनफैक्ट हाउ मच आर यू विलिंग टू पे, आप कितना प्राइस दे सकोगे अगर आपका जो रिटर्न है वो 12% का आपको रिटर्न चाहिए। तो ध्यान से सुनते हुए चलना मेरे साथ साथ। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ था? दिया हुआ था भाई कि D0 जो है वो 1.25 है। D0 लास्ट ईयर का डिविडेंड। ग्रोथ रेट अपना 8% होगा, इसको 0.08 ही लिखते हैं तो अवॉइड एनी झमेला। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए हो जाएगा। और फिर वो दे दिया था P3 अपना जो है वो 40 है। यानी बेसिकली ये अजम्पशन इसमें आ गया, शेयर विल बी सोल्ड आफ्टर 3 इयर्स। इसमें क्या अजम्पशन आ गया? इसमें अजम्पशन क्या है? इसमें तो क्लियर ही आ गया क्या? शेयर इज सोल्ड आफ्टर 3 इयर्स। अभी तक का क्या अजम्पशन चला था? अभी जो हमने कांस्टेंट ग्रोथ रेट वगैरह पढ़ा उसमें अजम्पशन चला था भैया शेयर इज नॉट सोल्ड ओनली, शेयर आप इटर्निटी इन्फिनिट लाइफ तक होल्ड करोगे। तो इसमें क्या लगाया जाए? इसमें P0 या V0 जिसको हम बोलते हैं ना P0/V0 दोनों लिख सकते हैं। D1/KE माइनस G। ऐसा करें क्या? ऐसा करें क्या? ऐसा मत कर देना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अजम्पशन है शेयर विल बी सोल्ड। अजम्पशन तो क्या ही है, क्लियर उसने बोल ही दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज 40 रुपीज एट द एंड ऑफ दैट टाइम। सेलिंग प्राइस है यानी ऑब्वियस सा बात है इन्वेस्टर शेयर बेच देगा 3 साल बाद। सेलिंग प्राइस इसीलिए दिया हुआ है। तो अगर वो शेयर बेच देगा तो आपको D4, D5, D6 ऐसे बाकी तो डिविडेंड्स आने वाले नहीं है। तो फिर इसमें क्या किया जाए? इसमें क्या करें? एकदम से सोचो, इधर आओ मेरे साथ साथ। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब अपने को चाहिए आज का वैल्यू चाहिए P0 या V0 जिसको बोलते हैं, ये चाहिए अपने को। कैसे मिलेगा भाई? जितना भी कैश फ्लोज आने वाला है, क्या क्या कैश फ्लोज आएगा D1 पे, D2, D3, D4, ये सब सारा देखो। D1 कितना आएगा? D0 तो 1.25 था, ये 8% से ग्रो करेगा, सो 1.25 इंटू 1.08, ये आ गया 1.35 D1 होगा। अब D1 फिर 1.08 से ग्रो कर जाएगा तो इंटू 1.08 वापस करेंगे तो यह रहेगा 1.458। D2 1.458। आप 2 डेसिमल भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। इसको अगर आप 1.46 कर दोगे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगर इसको हम वापस से इंटू 1.08 करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 1.575। अगेन 57464 ऐसा कुछ नंबर आएगा। अपने मैक्स 3 डेसिमल तक जाएंगे। अदरवाइज सिंस ये सब रुपीज है आप 2 डेसिमल तक भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। D4 क्या आएगा? D4 क्या आएगा? अरे D4 तो आएगा ही नहीं। क्यों? आपने तो 3 साल बाद बेच दिया, तो 3 साल बाद आपने बेच दिया, तो इसका वैल्यू आज के दिन क्या होना चाहिए? तो 3 साल बाद इसका प्राइस जो है 40 रुपीज यहां पे है। इसका वैल्यू आज के दिन क्या होना चाहिए? सारे कैश फ्लोज को आपको पीवी निकाल लेना है। 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा, उसका आज का वैल्यू क्या है? 2 साल बाद जो डिविडेंड मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है? अब 3 साल बाद डिविडेंड भी मिल रहा है और 3 साल बाद आप शेयर बेच भी दे रहे हो, यानी टोटल में 1.5 रुपीज का डिविडेंड भी है और 40 रुपए आपको शेयर बेच के आएगा। तो ये दोनों एक साथ आप इसका पीवी निकाल दो। सो ये तीनों का टोटल जो है वो आज आपका वैल्यू हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, डिविडेंड आया 1 साल, डिविडेंड आया दूसरी साल, डिविडेंड आया तीसरी साल और तीसरी साल के एंड पे हमने शेयर को बेच दिया। सो ये सारा का पीवी कर लो। कैसे आएगा देखना, एकदम लॉजिक से ही होएगा ये। P0 इज इक्वल टू D1/1 प्लस KE, यही तो करेंगे। D1/1 प्लस KE, फिर D2/1 प्लस KE का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 2 साल पीछे लाएंगे। D3/1 प्लस KE का होल क्यूब, और प्लस अब D3 तो आ रहा है, साथ में P3 भी ऐड कर देंगे क्योंकि 3 साल बाद तो हमने बेचा शेयर को, लेकिन वो 3 साल बाद का प्राइस आएगा, उसको आज के दिन टोटल कर दो। आज के दिन उसको भी 1 प्लस KE टू द पावर 3, उसको भी 3 साल पीछे लाना है। आज का पीवी जोड़ लेंगे तो D1 कितना है? 1.35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE कितना है? व्हाट इज KE? KE कहां गया? KE है 12%, तो KE इज 12%। तो ये अपना पार्ट
ए है ना, पार्ट ए, यही आ गया 12%, सो डिवाइड बाय 1.12। फिर सेकेंड ईयर का डिविडेंड है 1.458 डिवाइडेड बाय 1.12 का होल स्क्वायर। थर्ड ईयर का डिविडेंड है 1.575 डिवाइड बाय 1.12 का होल क्यूब, और साथ में हमने शेयर को बेचा डिवाइडेड बाय 1.12 का होल क्यूब। आप इसको इकट्ठे भी लिख सकते हो, 1.575 प्लस 40 होल डिवाइडेड बाय 1.12 का होल क्यूब, कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलेगा। अब ये कितना आ गया, इसको कर लेते हैं 1.35 डिवाइडेड बाय 1.12, इसके बाद में 1.458 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, लिखते हुए चल लेते हैं 1.21 प्लस 1.458 डिवाइडेड बाय 1.12 दो बार, तो ये कितना आ जाएगा 1.16 प्लस कर देते हैं इसको। फिर तीसरे साल में 3 बार 1.12 आएगा ना, ये आ जाएगा अपना 1.12 ही आ जाएगा, और फिर 40 को भी डिवाइड बाय 1.12 का होल क्यूब, ये आ जाएगा 28.47। अपना टोटल जो इसका प्राइस होगा वो आएगा 31.96। 31.96 भैया आज का प्राइस होना चाहिए। तो हाउ मच शुड यू बी विलिंग टू पे इफ यू रिक्वायर अ रिटर्न ऑफ 12%? कितना देंगे? 31.96। पार्ट बी देखो आप, what is the maximum price you should be willing if you believe 8% growth rate can be maintained indefinitely and you require a 12% return? यहां पे अब तुमको बोल दिया तुम शेयर बेच नहीं रहे, 8% का ग्रोथ रेट हमेशा के लिए अगर आ जाए तो तुम्हारा वैल्यू क्या होना चाहिए? अब ये जो है ना, ये अपना हो गया कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हम हमेशा के लिए शेयर कर रखेंगे। कांस्टेंट ग्रोथ है कितना? 8% इंडेफिनेटली, हमेशा के लिए, और केई है 12%। D0 तो अपना सेम ही होगा, D0 1.25, जब कुछ और बोला नहीं है, जो पहले था 1.25 वही हो जाएगा। सो सिंपल है, इसमें क्या होगा P0 या V0, इसमें क्या निकलेगा D1 बाय KE माइनस G, क्योंकि यहां अगेन हम शेयर बेच नहीं रहे तो ये कर सकते हैं। तो D1 क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 1.08, ये D1 हो गया। D0 है 1.25, याद रखना, तो एक साल से ग्रो कर दो, डिवाइडेड बाय KE इज 1.12 माइनस 0.08, यानी 1.25 इंटू 1.08 तो 1.35 था ही मालूम है, डिवाइडेड बाय 0.04, ये आ जाएगा 33.75। चलेगा 33.75। पार्ट बी हो गया। पार्ट सी बोलता है 8% रेट ऑफ ग्रोथ इज अचीव्ड, व्हाट इज द प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 3 अज्यूमिंग कंडीशंस इन पार्ट बी। मतलब 3 साल बाद का तुमसे प्राइस पूछ रहा है, अगर 8% का ग्रोथ रेट हो और पार्ट बी की कंडीशन जो, पार्ट बी में क्या बोला था 8% ग्रोथ रेट और 12% रिटर्न। सो बेसिकली कुछ नहीं, ये बोला 12% रिटर्न होगा। सो सेम चीज, G इज इक्वल टू 0.08, KE इज इक्वल टू 0.12, 8% ग्रोथ रेट 12% रिटर्न के साथ बताओ कि एंड ऑफ ईयर 3 में प्राइस क्या होना चाहिए। तो क्या होगा D4 बाय KE माइनस G कर देंगे। थर्ड ईयर के एंड पे क्या होगा, फोर्थ ईयर का जो डिविडेंड है उसको PV कर देंगे, है ना। तो D4 क्या आ जाएगा, D4 हमने ऊपर निकाला था क्या, खैर वापस निकाल लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। 1.25 D0 था, तो उसमें ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करेंगे कितना, D1, D2, D3 और D4, 4 बार ग्रोथ रेट अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 4 जाना है, तो 0 से 1, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, सो 1 2 3 4, टोटल 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये D4 आ गया, डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.08, तो 1.08। अगेन जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले 1.08 टू द पावर 4 को सॉल्व कर लो। 1.08 इंटू इक्वल टू एक और बार, तो ये आ गया 4,
1.36 आएगा, 1.36 आएगा, इंटू आप कर दो 1.25, ये आया 1.7, 1.7 तो ये आ गया 1.7 डिवाइडेड बाय 0.04, 0.04 विच इज 42.52। 3 साल के एंड पे प्राइस होगी 42.52। चलो तब आगे चलते हैं, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं 16। अगेन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इससे समझना, इसको समझना पहले, फिर इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट अपना चलाएगा। क्वेश्चन 16 देखो, एबी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 11 रुपीज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल 3 अलग अलग डिविडेंड। Fourth year onwards, dividends are expected to grow at constant growth of 4%. If the required return is 14%, compute PV of the stock. ठीक है, तो यहां क्या बोला, क्वेश्चन 16 में क्या बोला, उसने बोला कि अपना D1 है 4, 7, 11, तो D1 है 4, D2 है 7, D3 है 11, और उसके बाद ग्रोथ रेट आ जाएगा 4% का, ग्रोथ रेट आ जाएगा 4% का, और अपना रिक्वायर्ड रिटर्न है 14%, यही है 14%। कंप्यूट पीवी, पीवी निकालना है यानी आज का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आज का वैल्यू, सिंपल सा, बोलो ना, खुद से सोचो ना, बोलो ना क्या करेंगे। एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, पहले इसका एक बार लॉजिकली मेरे साथ करो, इससे अपने कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे। एक बार देखो ना, देखो ना, देखो ना क्या करेंगे। इधर एक टाइमलाइन बनाओ मेरे साथ, लॉजिक जितना बैठेगा ना उतना कॉन्सेप्ट इजीली याद होंगे, फॉर्मूला का आपको दरकार नहीं पड़ेगा। आज के दिन है P0, ठीक है, 0 पीरियड पे P0, आज का अपने को वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या होगा, जितना कैश फ्लोज आने वाला है, सोचो ना क्या कैश फ्लोज आएगा। शेयर बेच रहे हैं क्या, पहले तो ये क्वेश्चन है, शेयर बेच नहीं रहे यानी पूरा टाइम होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे तो क्या क्या कैश फ्लो आएगा। पहला साल में अपने को 4 रुपया मिल रहा है, सेकेंड ईयर के एंड पे 7 रुपया मिल रहा है, थर्ड ईयर के एंड पे 11 रुपया मिल रहा है। फोर्थ ईयर के एंड से क्या हो रहा है, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये सब में क्या हो रहा है, 11 रुपया के बाद अपना 4% का ग्रोथ रेट लग जा रहा है, यानी इसके बाद जो है 4% से ग्रोथ है। ठीक है, डिविडेंड हर साल 4% से ग्रो करेगा। बोले तो यहां 11.44 का अपना डिविडेंड आ जाएगा। करेक्ट, 4% से ग्रो किया तो 11.44 का यहां डिविडेंड आ जाएगा हर साल, अब 4% से ही ग्रो करेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसका पीवी 4 रुपए 1 साल बाद मिला, 7 रुपए 2 साल बाद मिला, उसका डिस्काउंट कर दो उसको, 11 रुपीज 3 साल बाद मिला, वो कर दो। अब फोर्थ ईयर से एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से अपना डिविडेंड ग्रो करेगा। पहला 3 साल तो हाफ हजार था ना, 4, 7, 11 रैंडमली ग्रो कर रहा था, कोई वो नहीं था, कांस्टेंट कोई ग्रोथ नहीं था। अब इसके ऑनवर्ड्स एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट आने वाला है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो ये 11.44 को 11.44 ऑनवर्ड्स D4 के आगे कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। तो अब क्या इसको हम डिस्काउंट करके P3 निकाल सकते हैं क्या, P3 निकाल सकते हैं D4 बाय KE माइनस जी करके, P3 निकाल सकते हैं ना D4 बाय KE माइनस जी करके। कांस्टेंट ग्रोथ रेट आ गया इसके आगे, और फिर ये जो P3 आएगा इसको आप यहां पे डिस्काउंट कर दो, इसको भी आप डिस्काउंट करके आज का इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो क्या इसका अपना टोटल वैल्यू आ सकता है, क्या अपना इसका आज के दिन का P0 आ सकता है। देखो क्या होगा, तो आज का वैल्यू इज इक्वल टू 4 रुपए 1 साल बाद मिला, यानी D1 बाय 1 प्लस KE, सेम चीज D2 बाय 1 प्लस KE का होल स्क्वायर, D3 बाय 1 प्लस KE का क्यूब, और 3 साल के बाद में आपको P3 मिल सकता है। अगर आप D4 से कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगा दो तो वो भी मिल सकता है, उसको भी टान देना पूरा। तो D1 क्या हो गया, 4 रुपए आ रहा है, ग्रोथ रेट अपना क्या है, डिस्काउंट रेट है 1.14। D2 कितना आ रहा है, 7 रुपया 1.14 का होल स्क्वायर, फिर 11 रुपया 1.14 का होल क्यूब, फिर P3 क्या आ जाएगा, P3 का वैल्यू क्या होगा बताओ ना, P3 बाय 1 प्लस KE का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। पहले ये 3 डिविडेंड को देख लो,
तो 1.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3.51, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 1.14, फिर 1.14 डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 7, ये आएगा 6.14, फिर 1.14 इंटू 11, ये आ गया 7.42। ये 3 हो गया। अब इसको हम अलग से टैकल कर लेते हैं, इसको हम अलग से टैकल करते हैं। यहां तक का क्या आया बताओ एक बार, ये 3 का टोटल करें तो क्या आया, 17.07 आया। यहां तक का टोटल करने से 17.07। अब ये जो P3 है, पहले तो तुम P3 निकाल लो, पहले P3 निकाल लो। P3 क्या होगा, D4 बाय KE माइनस G, विच इज 11 रुपीज था, 11 रुपीज था। ये 4% से ग्रो करेगा, यानी 11 इंटू 1.04 कर सकते हैं। तो 11 इंटू 1.04 11.44, जैसा हमने पहले बता भी दिया था, डिवाइडेड बाय 0.14 माइनस 0.04, तो ये क्या होएगा 11.44 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या हो गया ये 114.4। लेकिन ये तो P3 है ना, ये तो P3 है, हमको क्या चाहिए, हमको तो 0 पीरियड पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पीवी ले लेंगे किसका, P3 का। आज का वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 114.4 डिवाइडेड बाय 1.14 का होल क्यूब। 3 साल पीछे पीवी लेना है, तो 1.14 डिवाइड इक्वल टू इंटू 114.77.22। तो देयरफॉर पीवी ऑफ स्टॉक क्या हो गया, ये तीन डिविडेंड जो पहला मिला 17.07 प्लस जो P3 का पीवी था 77.22, यानी इक्वल टू 94.87। इसमें थोड़ा राउंडिंग ऑफ हो सकता है, सॉरी ये 94.27 हो सकता है, इसमें आपका थोड़ा राउंडिंग ऑफ हो, तो इसीलिए कोई टेंशन मत ले लेना। 93.89 ऐसा भी अगर आप कर रहे हो वो राउंडिंग ऑफ है। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अब ये क्या था, पहले अलग अलग डिविडेंड चला, फिर एक कांस्टेंट ग्रोथ से डिविडेंड ग्रो कर गया, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, एक साथ आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, पहले जो अलग अलग डिविडेंड था उसको हमने डिस्काउंट कर लिया, वो आ गया आज 0 पीरियड पे उसको ले आया, तो वो क्या आया 17 रुपया के आसपास जो आया वो आ गया। अब उसके बाद 4th ईयर से बोला कि भाई 4% से कांस्टेंट ग्रो किया है, तो उसपे हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को लगा सकते हैं। तो वहां P3 पे आया, P3 कैलकुलेट कर लिया, P3 को उस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया 114.4। अब P3 को हमको फिर से उसको पीवी करके आज का वैल्यू निकालना होगा 77.22। तो टोटल मेरा स्टॉक का आज का वैल्यू क्या हुआ 77.22, जो P3 का पीवी है वो D4 से आगे का बात हुआ, ये जो है ये D4 ऑनवर्ड्स कवर किया, D4 से लेके इंफिनिटी, और ये जो है 17.07 ये क्या था, ये था D1 D2 और D3 का पीवी। तो शेयर का जो पीवी है वो क्या होता है, शेयर की जो वैल्यू है उस वो क्या होता है, अलग अलग डिविडेंड्स का जितना भी आपको डिविडेंड मिलने वाला है सबका पीवी, सबका आज का वैल्यू क्या है। तो D1 D2 D3 इससे है और D4 के आगे से यहां पे, तो दोनों को हमने जोड़ दिया 94.27 आ गया। तो रियल लाइफ में ना कुछ इस तरीके के सिचुएशंस होते हैं। रियल लाइफ में अब जो कल हमने पढ़ा था, अब मैं आपको समेटता हूं, ठीक है। जो कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगल पीरियड, एक साल बेचा तो एक साल बाद बेचा तो क्या होगा। सेकंड हमने पढ़ा अगर कभी बेचा ही नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ स्टेडी रेट से डिविडेंड ग्रो करता गया तो क्या होगा। थर्ड हमने पढ़ा अगर ग्रोथ ही नहीं था तो क्या होगा, ठीक है। अब आज फोर्थ हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ हम पढ़ेंगे मल्टी पीरियड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मल्टी पीरियड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। यहां क्या हो रहा है,
नॉर्मली किसी भी कंपनी में क्या होता है ना, कभी ग्रोथ हाई ग्रोथ फेज होगा, तो हाई ग्रोथ फेज रहता है जिसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई चल रहा होगा, और उसके बाद कभी कंपनी ऑब्वियसली उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, तो एक स्टेडी ग्रोथ रेट से फिर वो आगे चलना चालू कर देगा। जैसे इस केस में हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, पहला 3 साल अलग अलग ग्रोथ रेट चला, 4, 7, 11 हाई ग्रोथ रेट चला, हाई ग्रोथ रेट पे चला, ऑलमोस्ट डबल डबल हो गया ना। तुम देखो ना, 4 से 7 रुपया यानी लगभग 80% से ग्रो कर गया, 7 से 11 रुपया यानी अगेन लगभग 70-80% से ग्रो कर गया, जो भी है। तो यहां हाई ग्रोथ रेट चला और उसके बाद एक स्टेडी ग्रोथ रेट आ गया, धीरे से कम ग्रोथ रेट पे कांस्टेंट हो गया। तो अगेन ऐसे जब मल्टी पीरियड ग्रोथ रेट होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टोटल जो चीज होता है ना उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हाई ग्रोथ फेज को, हाई ग्रोथ पीरियड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाई ग्रोथ पीरियड को कंसिडर करेंगे, हाई ग्रोथ पीरियड को कंसिडर, जितना भी हाई ग्रोथ पीरियड है वो लिमिटेड ही होगा, वो जो है ना वो लिमिटेड पीरियड ही होगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूं, ये क्वेश्चन 17 का एग्जांपल देख लो, ठीक है। क्वेश्चन 17 का एग्जांपल, कंसिडर द इक्विटी शेयर ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, करंट डिविडेंड है 3 रुपया का, D0 3 रुपया है, D0 3 रुपया है, ड्यूरेशन ऑफ सुपर नॉर्मल ग्रोथ 5 साल, ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुपर नॉर्मल ग्रोथ 25%, 25% से ग्रो कर रहा है वो कितने साल, 5 साल, यानी 3 रुपया D0 था, फिर अगले 5 साल 25% से ग्रो करेगा, हाई ग्रोथ, और उसके बाद एक नॉर्मल ग्रोथ रेट आ जाएगा 7% का, 5 इयर्स के बाद में 7% से ग्रो करेगा, कब तक, इनडेफिनिट, ठीक है। और 14% का मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है। फाइंड द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अंडर मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल, उसको वही मल्टी पीरियड ग्रोथ रेट मॉडल बोल दिया, ठीक है। तो यहां 2 पार्ट हो गया, एक हाई ग्रोथ पीरियड है, कौन सा हाई ग्रोथ पीरियड है, इधर देखो, ये 25% जो 5 साल के लिए चला वो लिमिटेड है ना, लिमिटेड पीरियड है 5 साल के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें उस 5 साल का जो पीवी है वो निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे पीवी ऑफ डिविडेंड्स ड्यूरिंग सुपर नॉर्मल ग्रोथ, इसको बोलते हैं ना सुपर नॉर्मल ग्रोथ, करेक्ट, ये वैल्यू को ले लेंगे। फिर सेकेंड हम लेंगे नॉर्मल ग्रोथ पीरियड को, नॉर्मल ग्रोथ पीरियड को लेंगे, नॉर्मल ग्रोथ पीरियड को लेंगे। नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में क्या हो जाएगा, ये जो जैसा P3 आया, अब P3 आया, P3 जो आया उसमें हमने क्या किया, उसको हम यहां बोल देंगे टर्मिनल वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू। अभी सब समझते हुए चलेंगे, पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू, P3 आया, P3 वॉज टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू का पीवी कर लेंगे, तो ये दोनों को टोटल कर दो, ये दोनों को टोटल करते ही अपना आ जाएगा प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। आज का वैल्यू क्या होना चाहिए, P0 या V0। एक क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ साथ, तुमको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखो, यहां क्या बोल रहा है, D0 है 3 रुपया, ग्रोथ रेट 25% फॉर 5 इयर्स, ठीक है। G1 दे दो इसको, फिर G2 अपना 7% था ना, 7% हो जाएगा आगे हमेशा के लिए। KE जो है वो 14% का है, KE है 14% का। अब अपने को निकालना है इसका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो अब इसको हम 2 पीरियड में तोड़ेंगे। क्या 2 पीरियड में तोड़ेंगे, तुम यहां टाइमलाइन से देखो, एक और क्वेश्चन जो हम लोग टाइमलाइन से देखेंगे समझने के लिए, फिर आगे चलेंगे। 0, 1, 2, ठीक है। तो आज का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, 3 रुपए आज था, अब मेरे को मालूम है कि ये फर्स्ट 4 इयर्स 25% से ग्रो किया, फर्स्ट 4 इयर्स 25% से ग्रो किया, तो
ये फर्स्ट 4 इयर्स जो 25% से ग्रो किया, इसको एक ट्रीट करो, 1 पीरियड ट्रीट करेंगे। कैसे? जैसे फर्स्ट पीरियड में डिविडेंड क्या होगा, 3 इंटू 1.25, 25% से ग्रो किया यानी 3.75, फिर वापस 25% से ग्रो किया यानी 4.69, वापस 25% से ग्रो किया यानी 5.86, वापस 25% से ग्रो किया यानी 7.32, वापस 25% से ग्रो किया यानी 9.16। ये 5 साल का ग्रोथ रेट रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 इयर्स 25% से ग्रो किया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये 5 साल का पीवी करके इधर पे निकाल देंगे। ये 5 साल का पीवी इधर करेंगे। कैसे करेंगे, पांचों को इधर ले आओ, पांचों को इधर ले आओ, अलग अलग से ले आओ, अलग अलग से ले आओ, अलग अलग से ले आओ। तो इसका एक वैल्यू निकला पार्ट 1 जो होता है ना, पार्ट 1 पीवी ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग सुपर नॉर्मल ग्रोथ। ये 5 का अलग अलग से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 5 ही साल है, तो इसका अलग से कैलकुलेट किया, इसको पीवी कर दिया। ये एक स्टेप हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला कि जो 6th ईयर ऑनवर्ड है ना, 6th ईयर के बाद अपना 7% का हर साल का ग्रोथ रेट कंटिन्यू हो जाएगा। तब 9.16 में अपने 7% का ग्रोथ ऐड कर देते यानी 9.8, और ये 9.8 हर बार 7% से ग्रो करता चला जाएगा। तो यानी यहां कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो गया। तो यानी अपने इसका P5 पे टर्मिनल वैल्यू ला सकते हैं। कैसे आएगा P5 पे टर्मिनल वैल्यू, D6 अपॉन KE माइनस जी, D6 अपॉन KE माइनस जी विच इज 9.8 बाय KE 0.14 माइनस जी, जी है। अब लेंगे 7, 25% मत ले लेना, 7% अपने को लेने का है, माइनस 0.07। समझा क्या? तो क्या रहेगा 9.8 डिवाइडेड बाय 0.07 विच इज 140। ये 140 कब आया? P5 पे आया। P5 पे तो इसका पीवी ले लो, पीवी ले लो। तो हमने ये आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या बोला था, पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो अब यहां क्या ले लेंगे, पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू विच इज 140, फिर 140 का पीवी ले लो, आंसर आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। टोटल कैश फ्लोज को ही तो देखा, बस 2 पार्ट में तोड़ के देखा। पहले फर्स्ट 5 इयर्स को कंसिडर किया, फिर 6th ईयर ऑनवर्ड्स को कंसिडर किया। तो 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। दैट्स इट। मेरे साथ इसको सॉल्व करना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाओ। P0, P0 क्या होगा, एक साथ मत निकालने जाना मेरे ख्याल से, स्टेप बाय स्टेप तुम करो तो क्लियर रहेगा। तो पहले स्टेप में ले आओ सुपर नॉर्मल ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड। सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में क्या होगा, उसको उसका पीवी क्या होगा, इसका पीवी क्या होगा, इसका पीवी होगा 5 साल है ना। सो D1 से अपने चालू करेंगे, D1 बाय 1 प्लस के, D2 बाय 1 प्लस के स्क्वायर, D3 बाय 1 प्लस के क्यूब, D4 बाय 1 प्लस के 4, D5 बाय 1 प्लस के टू द पावर 5। इस तरह से 5 साल का पीवी कर देंगे। तो पहला क्या आएगा, फर्स्ट ईयर क्या आएगा, 3 रुपया इंटू 1.25, तो 3.75 पहला साल का D1 आया। ये दिस इज D1, ऊपर लिखते हुए चलना है तो लिख देना, ये D1 हो गया, D1। इसको डिवाइड बाय 1 बाय के करेंगे, 1 प्लस के 1.14, एक साल पीछे लाया, प्लस 3.75 को फिर से ग्रो किया, इंटू 1.25 किया। अब यह रहेगा 4.69 डिवाइड बाय, इसको 2 साल से डिस्काउंट करना होगा, ये D2 है। फिर 4.69 को फिर से ग्रो किया 25% से, यानी 5.87। अगेन इधर 86 था, वो मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया था। यहां 87 राउंडिंग ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 86 भी ले सकते, 86 ही ले लेते। चलो 5.86 बाय 1.14 का होल क्यूब, ये D3 हुआ। इसका भी पीवी कर दिया।
अब 5.86 इंटू 1.25, फिर 25% से ग्रो किया यानी 7.33। 7.33 कब का है? फोर्थ ईयर का है। अगेन 732 है, 33 लिया, राउंडिंग ऑफ है, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। 1.14 टू द पावर 4, ये D4 हो गया। फिर D5 क्या आएगा? वापस से इंटू 1.25 कर दो, ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया 9.16 डिवाइड बाय 1.14, इसका पीवी ले लो 5 साल, तो D5। तो ये टोटल पीवी अपना क्या आ गया? 5 साल का। पहला 1.14 डिवाइड इक्वल टू इंटू 3.75, ये आएगा 3.29। फिर 1.14 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4.69, ये आ जाएगा 3.61। थर्ड ईयर का 3.96, फोर्थ ईयर का 4.34, फिफ्थ ईयर का 4.76 आया। इसको टोटल कर लो सबको, 3.29 प्लस 3.61 प्लस 3.96 प्लस 4.34 प्लस 4.76, कितना आया? 19.96। पार्ट 1 वाला काम हो गया। आंसर मत लिख दे ना, अभी सेकेंड पार्ट में जाना है। सेकेंड पार्ट होगा नॉर्मल ग्रोथ पीरियड वाला। नॉर्मल ग्रोथ पीरियड, नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में क्या करेंगे? अब यहां G 7% हो गया, कब से? D6 ऑनवर्ड से। तो अब D6 के बाद 7% पे कांस्टेंट है, तो हम क्या P5 इसको निकाल सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। फिफ्थ ईयर के एंड पे क्या प्राइस होगा? ये मेरा टर्मिनल वैल्यू हो गया। बेसिकली क्या बोले इसको? टर्मिनल वैल्यू बोले। कब कैसे निकालेंगे? D6 बाय KE माइनस G। कैसा आएगा D6? फिफ्थ ईयर के एंड का डिविडेंड आपको मालूम है 9.16 फिफ्थ ईयर के एंड का डिविडेंड है, इनटू ग्रोथ रेट लगा दो। कौन सा ग्रोथ रेट? 7% वाला ग्रोथ रेट। 25 मत लगा देना, 7% इंटू 1.07, करेक्ट। केई कितना है? केई थोड़ी ना चेंज होगा, 14%, 0.14 माइनस ग्रोथ रेट 0.07। याद रखना ये 7 होगा, 25 अब और नहीं होगा। तो 9.16 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाय, ये 9.8 आ गया, 9.8 डिवाइडेड बाय 0.07, ये आया 140 रुपीज 140 चलेगा। लेकिन 140 को मत ले लेना, अपने को चाहिए पीवी ऑफ P5 यानी पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू। कितना है? 140 का पीवी कर दो, 1.14 डिवाइड बाय 5, 5 पीरियड से पीवी करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 1.14 इंटू 140, 72.71। देयरफॉर प्राइस नहीं, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू या एक्सपेक्टेड प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे क्या होगा? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो 1 कितना था? 19.96 प्लस 2 72.71 विच इज 92.67 चलेगा। सिंपल, ये मल्टीपल पीरियड ग्रोथ रेट है, मल्टी पीरियड ग्रोथ रेट है। पहले हाई ग्रोथ था, फिर एक नॉर्मल ग्रोथ था, तो अलग अलग इसको ट्रीट किया, दैट इज इट। अलग अलग ट्रीट करना है बस, चलेगा। डन है यहां तक? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 22। अब मैं आपको टेबल फॉर्मेट बता देता हूं जो नॉर्मली हम एग्जाम्स में करेंगे, फैक्टर वाला मेथड। जैसे ये इधर दे दिया, फैक्टर दे दिया,
फैक्टर वाला मेथड जो बेसिक्स में भी मैंने आपको बताया था, बट वापस इधर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एमएनपी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर। डिक्लेयर्ड एंड पेड, पेड बोले तो D0 4 है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years एंड 10% देयर आफ्टर। ग्रोथ रेट 20% 2 साल के लिए, उसके बाद ग्रोथ रेट 10% हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेट 15%। करंट प्राइस बताओ जिसपे इक्विटी शेयर सेल होना चाहिए, यानी वैल्यू पूछ लिया आज का। तो अगेन यहां 2 पीरियड है, पहला है 2 साल 20% और दूसरा है 10% से आगे। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन 22 में क्या है, अगर इसका आज का वैल्यू निकालना है, अगेन इसमें 2 पार्ट्स आ जाएंगे, 1 + 2 है ना। 2 ग्रोथ रेट है, 2 अलग अलग पीरियड है, तो दोनों को सेपरेट कंसिडर करेंगे। 1 क्या होगा, इसका पीवी जो है वो होगा ₹4 आज का डिविडेंड था ना, D0 था, ये 20% से ग्रो करेगा, यानी 4 × 1.2 D1 हो गया। इसको हम डिस्काउंट करेंगे 1.15 से, 1.15 ये पहला साल का डिविडेंड हो गया। अब D2 ये D1, फिर D2 क्या है, D2 क्या होगा 1.2 होल स्क्वायर, एक और बार ग्रो कर जाएगा 20% से, और उसको हम 2 साल से डिस्काउंट कर देंगे। ये पीवी आया, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू ये करेंगे। टर्मिनल वैल्यू क्या आएगा वहां पे, टर्मिनल इसमें बोला 3rd ईयर से 10% से ग्रो करने लग जाएगा। अब 3rd ईयर से 10% से ग्रो करेगा, यानी हम ये टर्मिनल वैल्यू मेरा P2 निकाल सकते हैं 2nd ईयर के एंड पे। क्यों, क्योंकि 3rd ईयर का डिविडेंड माइनस डिवाइड बाय KE - G। 3rd ईयर का डिविडेंड क्या होगा, 4 × 1.2 का होल स्क्वायर, ये तो था ही, क्या था 4 × 1.2 पहला साल, फिर 1.2 दूसरी साल, यानी 5.76। ये जो है ये 5.76 था, ठीक है। पहला डिविडेंड, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या रहा 4 × 1.2, ठीक है 4.8। सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्या रहा इंटू 1.2, यानी 5.76। अब ये 5.76 अगले साल से कितने से ग्रो करेगा, 10% से ग्रो करेगा। कितने से ग्रो करेगा, 10% से ग्रो करेगा, तो इंटू 1.1, तो ये क्या आ गया, D3 हो गया अपना 6.34। 6.34 यह देगा 6.34 डिवाइडेड बाय KE। KE कैसा है 6.34, क्लियर है ना। इसको ब्रेक करके दिखा दूं, 5.76 इंटू 1.1 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय KE 0.15 माइनस ग्रोथ रेट 0.1। इसको ध्यान रखना, चलेगा। ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं अपने, जो भी इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा 5.76 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05, यह आएगा 126 रुपीज, ठीक है 126.72। लेकिन इसको अपने को पीवी करना होगा, 2 साल पीछे भी तो लाना होगा। कैसे करेंगे, पीवी 1.15 डिवाइड बाय का 1.15 का होल स्क्वायर। ये पूरे चीज को ऐसे भी आप कर सकते हो, इसका हम एक टेबल भी बना सकते हैं। एक टेबल, कैसे टेबल देखते हुए चलना, ठीक है। ईयर, ये एग्जाम फॉर्मेट आपको ये करना है, इजीली आप निकाल पाओगे इसमें। ईयर, डिविडेंड, पीवी फैक्टर, इसको हम बोलते हैं PVIF, पीवी फैक्टर, और लास्ट में आ जाएगा पीवी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट को देखो, ईयर 1 ईयर 2, तो ये ईयर 1 और ईयर 2 पे है। ईयर 1 पे डिविडेंड मेरा कितना था, ईयर 1 पे डिविडेंड कितना था, 4 रुपीज D0 था, इंटू 1.2 हमने किया, करेक्ट। तो 4 इंटू 1.2 विच इज इक्वल टू 4.8,
4 इंटू 1.2 4.8, फिर 4.8 वापस 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 5.76। ये दोनों साल का डिविडेंड आ गया। दोनों साल के डिविडेंड को कितने से डिवाइड कर रहे थे, यहां से इसको डिवाइड करना था 1.15 से, 1.15 से डिवाइड करना था ना। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना, देखो तो अगर आप करते हो ऐसे करना कैलकुलेटर पे, क्या हम इसको समझना, ठीक है। यहां पे 4.8 इंटू 1/1.15 ऐसा लिख सकते हैं। 4.8 डिवाइड बाय 1.15 है ना, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 4.8 इंटू 1/1.15 लिख सकते हैं। सो यानी अगर मैं बोलूं कैलकुलेटर पे 1.15 डिवाइड इक्वल टू क्या आया, ये आया 0.8696 क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है 1 ईयर का 0.8696। इसका मतलब क्या, 1/1.15 ना 0.8696 होता है, करेक्ट। कैलकुलेटर पे कैसे निकला, सिंपल 1.15 डिवाइड इक्वल टू करते क्या होता है 1/1.15 ले लेता है कैलकुलेटर। तो अगर मैं तुमको बोलूं 4.8 इंटू 1.15 तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं 4.8 इंटू 0.8696 तो बात बराबर है क्या, सेम ही चीज है ना। 1.1 डिवाइड बाय 1.15 को हमने इस तरीके से लिख दिया, बात बराबर है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहां पे पीवी फैक्टर ले लेंगे, कितने परसेंट का है ये, 15% का है, 15% का पीवी फैक्टर है। तो फर्स्ट ईयर का 0.8696 है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे 4.8 इंटू, ये डिवाइड बाय 1.18 नहीं होने वाला, हाँ ये यहां से हटा दो और इसको एरो रख दो। तो अपने क्या करेंगे 4.8 डिवाइड बाय 1.15 करने की जगह 4.8 इंटू 0.8696 कितना आ गया, ये आ गया 4.17। फिर सेकेंड ईयर में डिविडेंड आ गया। अब सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, वैसे तो देखो क्वेश्चन में आपको दे दिया 0.7561, आप स्ट्रेट इसको लिख सकते हो 0.7561, बट मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। तो 1.15 आपने लिखा था डिवाइड इक्वल टू, एक बार जब इक्वल टू किया, डिवाइड इक्वल टू एक बार ही किया 0.8696, वापस सिर्फ इक्वल टू, डिवाइड वापस नहीं, सिर्फ इक्वल टू दबाना, इक्वल टू एक और बार दबाया तो देखो 0.7561 आ जाएगा। क्या किया 1.15 डिवाइड इक्वल टू, दो बार इक्वल टू यानी 2 साल, जितने साल उतनी बार इक्वल टू प्रेस कर देना। अब मेरे को 7561 आ गया। अब अगर थर्ड ईयर का निकालना है, जस्ट ऐसे ही निकालना है थर्ड ईयर का, एक और बार इक्वल टू कर दो, देखो 0.6575 आया होगा, वो थर्ड ईयर का हो गया। तो इस तरह से इसका पीवी फैक्टर निकल गया। सब अपने इधर क्या कर रहे थे, अपने इधर कर रहे थे 5.76 डिवाइड बाय 1.15 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं बोला कि अपने डिवाइड बाय 1.15 का होल स्क्वायर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन दिक्कत होता है बार बार, 5.76 इंटू 0.7561 करेंगे, कर सकते हैं ना। 0.7561 क्या है, यही तो है 1/1.15 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.76 से, तो सिंपल 5.76 इंटू 0.7561 यानी 4.36। ये 2 साल का आ गया, 2 साल का ये स्ट्रेट पीवी आ गया। अब आप चाहो तो आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो मैं यही बोलता हूं इसी टेबल में आप ईयर 2 एक और डाल देना, ईयर 2 डाल देना और डिविडेंड की जगह यहां लिख देना टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा ना, ईयर 2 पे ही आएगा, वो ईयर 2 पे ही आएगा। कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको चाहिए, देखो ईयर 2 पे, चलो इसको ऐसे लिख दो, टर्मिनल वैल्यू कैसा आएगा, D3/KE - G विच इज इक्वल टू
D3 कितना है 5.76 इंटू एक साल और ग्रो करना है, कितने से ग्रो करना है, लेकिन इस बार अपने को ग्रो करना है 10% से, 2 साल के बाद 10% से ग्रो होगा, सो इंटू 1.1 डिवाइड बाय के 1.15 सॉरी 0.15 माइनस 0.1 के माइनस जी, क्या आ गया इसका वैल्यू, तो 5.76 इंटू 1.1 6.34 डिवाइडेड बाय 0.1, सॉरी डिवाइड बाय 0.05 होगा, वही मैं देखा अलग कैसे आया, डिवाइड बाय 0.05, तो ये आ गया 126.8, ये टर्मिनल वैल्यू आ गया। अब ये टर्मिनल वैल्यू को हम पीवी करेंगे कितने साल से, ये सेकेंड ईयर के एंड पे ना, 2 साल लाना है, तो यानी 2 साल का पीवी फैक्टर ऊपर लिखा ही है 0.7561, इसका भी आ गया, तो 126.8 इंटू 0.7561 कितना आया ये 95.87, तो अपने ये सब को टोटल कर देंगे, पहला साल का डिविडेंड, दूसरे साल का डिविडेंड और दूसरे साल का टर्मिनल वैल्यू, ये सब का पीवी अगर ऐड कर दो तो मेरा शेयर का वैल्यू आ गया 4.17 प्लस 4.36 प्लस 95.87, कितना आया 104.4, ये आ गया P0 वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू ऑफ शेयर कितना आया 104.4 रुपीस। डन है क्या, यहां तक डन है पक्का, एक दो सम इस पे और प्रैक्टिस करें, एक आध सम तो कर ही लेते हैं, आ जाओ। देखो क्वेश्चन 23 पे आ जाओ, अब टेबल से करेंगे, अब डायरेक्ट टेबल से करेंगे, टेबल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। शेयर ऑफ जी लिमिटेड वर करेंटली बीइंग ट्रेडेड एट 46, करेंटली बीइंग ट्रेडेड P0 46 है, कंपनी पब्लिश्ड इट्स रिजल्ट्स, कंपनी पब्लिश्ड इट्स रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज, कितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने 5 रुपया, बोले तो D0 की D1, D0, ये D0 है। कंपनी मेड अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन कैपिटल, केई हो गया ये केई, एंड एक्सपेक्ट्स दैट अ नॉर्म, ठीक है, जी लिमिटेड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू ग्रो एट 10% फॉर द फर्स्ट 3 years एंड देयर आफ्टर एट 5%, तो ये दोनों ग्रोथ रेट दे दिया, ग्रोथ रेट पहले 3 साल 10%, उसके बाद 5%, तो अगेन दो बार दो अलग अलग कैलकुलेशन आएगा, फर्स्ट 3 साल के लिए और 5% के लिए, जैसे ही ग्रोथ रेट चेंज हुआ ना आपको कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा, सिंपल बात यही है, अलग ग्रोथ रेट पीरियड के लिए अलग कैलकुलेशन, ठीक है। यहां बोला, फिर बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर द शेयर ऑफ द कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एज एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट, बोलो कि भैया जो शेयर का प्राइस है, जो कंपनी की शेयर है, वो प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे है, तो सब छोड़ दो ना, पहले स्ट्रेट वैल्यू निकालो, शेयर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल लेंगे, फिर शेयर का करंट मार्केट प्राइस दिया है 46, उससे कंपेयर करके देखेंगे क्या करना है, तो निकालो, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, चलो डायरेक्ट टेबल से निकाल दे, क्या डायरेक्ट टेबल से निकाल दे, आ जाओ। अब देखो फेयर प्रेजेंटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन 23 देखो, अपने को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, ऑफ जी लिमिटेड, लिख दिया, लाइन लिख दिया ऊपर में, अंडरलाइन, ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला ईयर, इसमें आ जाएगा डिविडेंड या टर्मिनल वैल्यू, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना, फिर इसमें लेंगे पीवी फैक्टर,
कितने का पीवी फैक्टर है यहाँ पे? 15% का। क्वेश्चन में अपने को पीवी फैक्टर दे दिया तो कैलकुलेट नहीं करना होगा। क्वेश्चन में अपने को दे दिया पीवी फैक्टर, जितना दिया वही ले लेंगे स्ट्रेट। 3 डेसिमल तो 3, 4 तो 4, जो दिया वही ले लेंगे और उसके बाद पीवी निकाल लेंगे। तो अगर स्ट्रेट बोले पीवी क्या हो गया, अगर इसको कॉलम ए कॉलम बी, तो ये हो गया C इज इक्वल टू A इंटू बी। डन है? तो बोलो सबसे पहला ईयर 1 कितने साल का अब नॉर्मल ग्रोथ था? पहले देखो 10% था पहले 3 साल के लिए, फिर 5% हुआ, है ना? तो 1 2 3 10% का ग्रोथ आया। कितना था? D0 क्या था? D0 था 5, D0 5 था, तो यहां अपना D1 कितना आएगा? 5 इंटू 1.1। 5 था D0, 10% का ग्रोथ रेट था, तो 5 इंटू 1.1 D1 आ गया। कितना आया? 5 इंटू 1.1 5.5, फिर 5.5 इंटू 1.1 ये D2 आ जाएगा। क्या होगा ये? 6.05, फिर 6.05 इंटू 1.1 ये D3 आ गया, 6.66 ये D3 आ गया। तीनों साल का अपने को पीवी दिया है 0.870 756 658, 0.870 756 658। ठीक है, ऊपर हमने देखो 4 डेसिमल प्लेस का लिया था 86967561, यहां 3 डेसिमल लिया है, 3 डेसिमल क्वेश्चन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? पीवी निकालो। 5.5 इंटू 0.870 ये आ गया 4.79। यह काम करते हैं, इधर राउंड ऑफ नहीं करते, नीचे कर देंगे। फिर 6.05 इंटू 6.05 इंटू 0.756, अपने नीचे एक साथ राउंड ऑफ कर देंगे और कोई फर्क नहीं है, ताकि बीच में राउंडिंग ऑफ एरर्स ना ही आए। इसका कैलकुलेटर ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। लिखने को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप 7-9 लिख सकते हो, 5-7 लिख सकते हो और 3-8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब कैलकुलेटर करे, कैलकुलेटर में कैसे करना है? अच्छा, ये डिवाइड अभी तो बाकी है, एक और चीज को ले आते हैं यहां पे। तो पहला ये पीरियड हो गया 10% वाला 3 साल का। अब इसी टेबल में इसके आगे जो देयर आफ्टर 5% जो टर्मिनल वैल्यू है ना, उसको भी इसी टेबल में ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप ये टेबल क्लोज कर दो, इसका पीवी निकाल लो, चलो ब्रेक की कर दो, जैसे इसका टोटल निकालो एक बार। तो ये आप कैसे करोगे? 5.5 इंटू 0.87, ठीक है, m प्लस कर देना, m प्लस 6.05 इंटू 0.756, फिर से m प्लस कर देना, 6.66 इंटू 0.658, फिर से m प्लस कर देना, यह आया 13.74, 13.7 हो गया। ये सारा राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस को ले लेगा, डायरेक्टली ऐसा कर दिया। अब एक और चीज इसमें ऐड करना है, वो भी थर्ड पीरियड में ही आएगा। क्या आएगा थर्ड पीरियड में? टर्मिनल वैल्यू। तो यहां हम थर्ड पीरियड का टर्मिनल वैल्यू देखेंगे। टर्मिनल वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो नीचे, वर्किंग नोट। तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट चालू करो। टर्मिनल वैल्यू थर्ड ईयर पे क्या आएगा? D4 बाय KE माइनस G। D4 कितना होगा? 6.66 D3 था, कितने से ग्रो करेंगे? अब ग्रो करेंगे 5% से, तो 1.05 डिवाइड बाय KE कितना है? KE है 15%, यानी 0.15। ग्रोथ रेट कितना है? 0.05, 0.1 नहीं, 10% मत ले लेना, अब 5% लेना है। तो 6.66 इंटू 1.05 6.99 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.1, 0.15 माइनस 0.05 यानी 0.1, ये क्या आ जाएगा टोटल? 69.93। तो ये टर्मिनल वैल्यू थर्ड ईयर पे आया ना, तो यहां लिख देंगे 69.93 थर्ड ईयर पे। अब इसका पीवी होना है, थर्ड ईयर से पीवी करेंगे तो अगेन 0.658 से ही मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ही दिया है, तो
69.93 इंटू 0.658 कितना आया ये 46.01 टोटल अगर अपने कर दें शेयर का प्राइस हो गया 59.76 चलेगा रुपीस। ये आ गया वैल्यू ऑफ शेयर टुडे 59.76 होना चाहिए 59.76 होना चाहिए। अब 59.76 होना चाहिए। प्राइस क्या दिया है प्राइस दिया है 46 रुपीज। जब प्राइस दिया है 46 रुपीज 59.76 होना चाहिए। ठीक है आज का प्राइस है 46 मार्केट में शेयर बिक कितने का रहा है 46 ठीक है आप जाओगे 46 में आप खरीद सकते हो। उस शेयर का दाम होना कितना चाहिए वैल्यू क्या होनी चाहिए 59.76 होनी चाहिए। तो याने प्राइस ऐसे लिखो करंट मार्केट प्राइस कितना है 46 वैल्यू दैट शुड बी क्या वैल्यू होना चाहिए 59.76। तब ने क्या करेंगे सिंस वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस वैल्यू ज्यादा है ना प्राइस कम है शेयर इज अंडर वैल्यूड आज के लिए अंडर वैल्यूड है देयरफॉर वी शुड बाय। अच्छा नहीं ये नहीं पूछा था बाय करें या सेल पूछा ही नहीं था ना क्या पूछा था ये बताओ कि भैया शेयर प्रीमियम पे चल रही है कि डिस्काउंट पे चल रही है बताओ। शेयर का प्राइस क्या है 46 होना क्या चाहिए मार्केट में 59.76 तो शेयर इज अंडर वैल्यूड यानी शेयर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। ठीक है शेयर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। एक इसमें ना नोट लिख लो आ जाओ नोट अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड पे 3 पॉइंट लिखना ठीक है। इफ प्राइस if actual price is equal to expected price मतलब वैल्यू ठीक है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं वैल्यू तब हम क्या बोलेंगे शेयर इज ट्रेडिंग एट पार इसको बोलते हैं पार पे ट्रेड हो रहा है जैसा ट्रेड होना चाहिए वैसा ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है नाइदर ओवर वैल्यूड नॉर अंडर वैल्यूड लिख सकता है नाइदर ओवर वैल्यूड इसको हम लोग बोलते हैं शेयर इज फेयरली वैल्यूड इसको हम लोग बोलते हैं फेयरली वैल्यूड जो इसका वैल्यू होना चाहिए वही उसी पे चल रहा है ये। ठीक है फिर आ जाओ इफ एक्चुअल प्राइस लेस देन एक्सपेक्टेड प्राइस बोले तो वैल्यू क्या होगा ये शेयरिंग क्या लिखा है शेयर होगा ना शेयर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है ना एक्चुअल प्राइस कम है जिस प्राइस पे होना चाहिए तो देयरफॉर शेयर इज अंडर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे हम इसको बाय कर लेना चाहिए हमें इसे बाय कर लेना चाहिए। डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है अंडर वैल्यूड है बाय कर लो भैया फायदा होगा। थर्ड इफ एक्चुअल प्राइस ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड प्राइस यानी बोले तो वैल्यू फिर हम क्या बोलेंगे शेयर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम ये प्रीमियम पे चल रहा है अभी अगर प्रीमियम में चल रहा है भाई ये तो ओवर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है यानी बाय मत कर लेना सेल करना प्राइस गिरने का चांस है
तो ये नोट साथ में नोट कर लेना, ठीक है। तो आज मेनली हमने मल्टी पीरियड जो डिविडेंड मॉडल है इसको शुरू किया, कुछ सम्स किए, इस पे काफी सारे सम्स है, इसको हम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक दो नए नए कॉन्सेप्ट भी है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, तो इस चीज से आप करना। थर्ड फोर्थ क्लास तक आपको ये चैप्टर पूरा आपके ब्लड में घुस चुका होगा, तो नींद में भी सॉल्व कर पाएंगे अपने। ऑब्वियसली नया चीज अपने सीख रहे हैं तो एक बार थोड़ा डिस्कंफर्ट जरूर होता है, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक एसएफएम, बट आप चौथे क्लास के एंड पे आपको पूरा चैप्टर सेट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।